सो डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल गोइंग गुड। तो आज ये मेरा रिमेनिंग लेक्चर्स जो कि सर्विसेज नोटिफाई अंडर रिवर्स चार्ज पर है। मैं ऑलरेडी आपको व्हाट्सएप पे बता चुका हूँ कि मैंने जो जितनी भी सर्विसेज आपको दे रखी हैं नोटिफाई अंडर रिवर्स चार्ज पर, मैंने क्लिप्स दे दी हैं। 5 सर्विसेज हैं जो कि नोटिफाई अंडर रिवर्स चार्ज पे हैं, वो मैं ऑलरेडी आपको दे चुका हूँ। एंड मैं आशा करता हूँ कि आपने भी वहाँ तक कंप्लीट कर लिया होगा। और जो मैंने आपको सेकंड स्लॉट पीडीएफ का मैंने आपसे कमिटमेंट करी थी, वो मैंने आपको आज ही मॉर्निंग में मैंने दे दिया है। सबको मैंने इस व्हाट्सएप ग्रुप पे भी शेयर कर दिया है, और जितनी भी मैं चीज़ें आगे करने वाला हूँ वो व्हाट्सएप पे ही शेयर करूँगा, व्हाट्सएप ग्रुप में ही शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो कोई भी मुझे पर्सनली अपने व्हाट्सएप नंबर से मैसेज मत करे। जो भी चीज़ आपको पूछनी है, जो भी आपको है मतलब अगर आपको किसी भी स्टूडेंट्स को कोई सीएस इंटर का ग्रुप का लिंक नहीं मिला है तो देन वो आप मेरे से पर्सनली मैसेज करके आप मेरे से लिंक ले सकते हैं। मैं आप उसका लिंक दे दूंगा आपको। और जितने भी स्टूडेंट जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फॉर कमिंग वीडियोस आने वाली अमेंडमेंट्स कुछ चीज़ें पे रहेगी, और कुछ वीडियोस जो कि इंपॉर्टेंट आने वाली एग्ज़ाम्स के लिए मैं अपलोड करने वाला हूँ। और साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो जिनको मेरी कंसेप्ट के लिए जो शॉर्ट क्लिप्स मैं बना रहा हूँ, वो अगर आपके एग्ज़ाम्स में मतलब जो मेरे नोट्स को लेकर के मतलब नोट्स के साथ मेरी वीडियोस क्लिप्स को देख रहा है, अगर उसमें हेल्प कर रही हैं और उसको अच्छा लग रहा है कि यस शॉर्ट क्लिप्स में मुझे हेल्प हो रहा है, तो प्लीज़ एटलीस्ट उसमें कमेंट्स, लाइक और शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। तो जितने भी स्टूडेंट्स शेयर कर रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, मतलब जिनकी फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, जो भी फाइनेंशियल क्राइसिस जिस स्टूडेंट्स को है, मतलब वो कोचिंग नहीं ले सकता या फिर वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करना चाह रहा है, तो वो अपने जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी अपने आपके फ्रेंड्स रहेंगे, आप उसके साथ शेयर कर सकते हैं। तो आज मैं रिमेनिंग सर्विस पे डिस्कस कर रहा हूँ, और रिमेनिंग सर्विसेज मैंने 5 सर्विस ऑलरेडी डिस्कस आपको तो कर चुका हूँ। अब जो हमारी नेक्स्ट सर्विसेज है जो कि नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज, वो है टीडीआर, यानी कि ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट्स। देखिए सर, ऐसा है कि अभी नोटिफिकेशंस में ये आया था कि जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए आपके लिए एप्लीकेबल नहीं है वो, लेकिन वो सीए फाइनल में एप्लीकेबल होता है। कंस्ट्रक्शन के लिए आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बस ये पढ़ना है आपको कि जो हमारा ट्रांसफ़र डेवलपमेंट राइट, यानी कि अगर कोई भी बंदा किसी प्रोमोटर्स या बिल्डर्स को, यानी कि आप ऐसे कह सकते हो कोई लैंडलॉर्ड बंदा होता है, तो लैंडलॉर्ड पर्सन अगर बिल्डर्स या प्रोमोटर्स को अगर अपना डेवलपमेंट राइट्स को ट्रांसफ़र करता है, अपने डेवलपमेंट राइट्स को अगर वो ट्रांसफ़र करता है, तो उस सिचुएशन में क्या करता है, डेवलपमेंट राइट्स को अगर वो ट्रांसफ़र करता है, तो उस केस में जो उसने डेवलपमेंट राइट दिए, किस चीज़ के लिए दिए हैं, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन कराने के लिए जो है डेवलपमेंट राइट्स दिए जाते हैं। तो यहाँ पे 2 चीज़ें आ रही हैं, तो 2 ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। फर्स्ट हो रहा है तो डेवलपमेंट राइट को ट्रांसफ़र करना, एक हो रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट। तो अगर ट्रांसफ़र किया जा रहा है डेवलपमेंट राइट्स या फिर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट को कंस्ट्रक्शन कराने के लिए, तो कंस्ट्रक्शंस एज वेल एज डेवलपमेंट राइट्स जो ट्रांसफ़र किए हैं, बोथ ट्रांजैक्शंस आर लायबल टू पे जीएसटी। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी लैंडलॉर्ड अगर किसी प्रोमोटर्स या बिल्डर्स को अगर कोई भी ट्रांसफ़र करता है डेवलपमेंट राइट्स या फिर कंस्ट्रक्शन कराने के लिए प्रोजेक्ट को, तो उस कंस्ट्रक्शन जो करेगा अलग से सेपरेट ट्रांजैक्शन है, और डेवलपमेंट राइट को ट्रांसफ़र करना सेपरेट ट्रांजैक्शन माना जाएगा। एंड बोथ ट्रांजैक्शंस आर लायबल टू पे जीएसटी, ये आपको ध्यान रखना है। उसके साथ साथ कहते हैं लीज ऑफ लैंड फॉर 30 ईयर्स और मोर, यानी कि अगर आप कोई भी लैंडलॉर्ड अगर किसी प्रोमोटर या बिल्डर को, लैंडलॉर्ड का मतलब यहाँ पे एनी पर्सन हो सकता है, कोई भी जरूरी नहीं है कि लैंडलॉर्ड ही हो। एनी पर्सन अगर प्रोमोटर या बिल्डर को कोई भी लैंड को लीज पे देता है 30 साल या उससे ज़्यादा के लिए, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, किसके लिए देता है, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, देन इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन हम कह सकते हैं कि उस केस में प्रोमोटर और बिल्डर पे रिवर्स चार्ज लग जाएगा, एंड दे आर कॉल्ड एज रेसिपिएंट एंड लायबल टू पे जीएसटी। तो ये हमारी 6 सर्विस हो गई जो कि मैंने आपके ऊपर यहाँ पे डिस्कस हुआ है। इसके बाद फिर मैं डिस्कस करता हूँ हमारी 7 सर्विस। 7 सर्विस क्या कह रही है, 7 सर्विस हमारी कह रही है होल टाइम डायरेक्टर। देखिएगा क्या कह रही है कि होल टाइम डायरेक्टर अगर कॉरपोरेट को, यहाँ ध्यान रखिएगा कि अगर एक होल टाइम डायरेक्टर अगर कॉरपोरेट को कोई भी सर्विसेज दे रहा है, ठीक है, उसमें आपका एग्जीक्यूटिव या नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कवर नहीं होगा, सिर्फ होल टाइम डायरेक्टर कवर होगा। तो अगर होल टाइम डायरेक्टर कॉरपोरेट को कोई भी सर्विसेज देता है,
तो एंड वो एंड सच डायरेक्टर आर नॉट एग्जीक्यूटिव और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, तो उस केस में कॉरपोरेट यानी कि कंपनी रिवर्स चार्ज में एप्लीकेबल हो जाएगा कंपनी के ऊपर, कंपनी लायबल टू पे टैक्स। ठीक है। इसके बाद 8 सर्विस है हमारी इंश्योरेंस एजेंट। ये आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। जितने भी एजेंट्स की सर्विस है वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, ध्यान से सुनिएगा। बाकी सारी सर्विसेज आपके लिए एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, लेकिन कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो मैं आपको बता दूंगा। इंश्योरेंस एजेंट, इंश्योरेंस एजेंट में क्या लिखा है कि ओनली दोज एजेंट हु हैज़ लाइसेंस अंडर इडा, यानी कि इसमें केवल वही एजेंट कवर होंगे जिसने लाइसेंस को ऑब्टेन किया है अंडर इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो अगर इंश्योरेंस एजेंट जिसने लाइसेंस ले रखा है अंडर इडा, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी में, एक्ट के अंदर, अगर वो एलआईसी या जीआईसी को कोई भी सर्विसेज देता है, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी या जनरल इंश्योरेंस कंपनीज को, तो उस केस में ये रिवर्स चार्ज में टैक्स पे करेंगे रिसिपिएंट। ठीक है। नेक्स्ट सर्विस है हमारी रिकवरी एजेंट। रिकवरी एजेंट में क्या लिखा है कि बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एनबीएफसी। अब जरा ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई रिकवरी एजेंट यानी कि जो बैंक को या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इंक्लूडिंग एनबीएफसीज, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन भी इसमें इंक्लूड है, अगर कोई रिकवरी एजेंट बैंकिंग कंपनी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग एनबीएफसीज, इनको अगर कोई सर्विसेज इनके बिजनेस की जो भी इन्होंने लोन्स वगैरह दे रखे हैं उसकी रिकवरी करने के लिए कोई एजेंट इनको सर्विस दे रहा है, तो इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एनबीएफसीज आर लायबल टू पे टैक्स, यानी कि रिवर्स चार्ज में टैक्स ये देंगी। इसके बाद हमारी 10th सर्विस है ट्रांसफ़र करना कॉपीराइट्स बाय द ऑथर या लाइरिक्स कंपनी। सपोज करिए कोई ऑथर, अगर कोई ऑथर ध्यान से सुनिएगा, अगर कोई ऑथर किसी पब्लिशर को अपने कॉपीराइट ट्रांसफ़र करता है, मान लो उसने बुक्स को पब्लिश कराने के लिए किसी ऑथर ने अपने कॉपीराइट ट्रांसफ़र कर दिए हैं, या फिर कोई लाइरिक्स कंपनी किसी आर्टिस्ट को, ठीक है ना, उसकी लाइरिक्स को प्रोड्यूस करने के लिए अगर कोई कॉपीराइट ट्रांसफ़र करती है, तो फिर पब्लिशर और आर्टिस्ट आर लायबल टू पे जीएसटी, यानी कि रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास 11th सर्विस जो कि कहती है ओवरसीइंग कमेटी। अगर ओवरसीइंग कमेटी यानी कि जो हमारी फॉरेन कमेटीज़ होती हैं, अगर वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो सकती है कि अगर ओवरसीइंग कमेटी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कोई सर्विसेज देती है, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशन, ध्यान से सुनिए मेरी बात, इन दैट पर्टिकुलर सिचुएशंस, वो केस में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आर लायबल टू पे जीएसटी, और रिवर्स चार्ज में रिजर्व बैंक आपका लायबल हो जाएगा। इसके बाद हमारे पास इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट है। क्या है? इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट अगर बैंकिंग देगा, बैंकिंग कंपनी या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, तो आपको, अगर आपने नोट किया हो, तो हमारा एक सर्विस थी रिकवरी एजेंट। अगर रिकवरी एजेंट बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इंक्लूडिंग एनबीएफसीज, और यहाँ पे कौन है? इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट सिर्फ बैंकिंग कंपनी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को अगर कोई सर्विस देगा, तो बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिवर्स चार्ज में टैक्स देगी। यानी कि यहाँ पे ये है कि सिर्फ नॉट कवर्ड इन एनबीएफसीज। इसका मतलब है कि जो हमारा रिकवरी एजेंट है उसमें तीनों कवर है, यहाँ पे सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कवर किया गया है, यहाँ एनबीएफसीज कवर नहीं है। इसके बाद हमारी 13 सर्विस जिसकी बात होती है एजेंट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर। अगर बिजनेस फैसिलिटेटर का एजेंट अगर सिर्फ बैंकिंग कंपनी को सर्विस देगा, तो देखेगा यहाँ भी एजेंट है, यहाँ भी एजेंट है, और रिकवरी एजेंट ऊपर था हमारा, ठीक है, तो यहाँ भी एजेंट था। तो तीनों एजेंट में क्या क्या डिफरेंस है वो आप देख सकते हैं। आपने अगर नोटिस कराओ तो रिकवरी एजेंट में तीनों कवर हैं, इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट में सिर्फ बैंकिंग और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, एनबीएफसीज कवर नहीं है, और जो हमारा एजेंट ऑफ बिजनेस फैसिलिटेटर है वो सिर्फ बैंकिंग कंपनी को अगर सर्विस देगा तो रिवर्स चार्ज में बैंकिंग कंपनी आर लायबल टू पे जीएसटी। इसके बाद आता है हमारे पास एजेंट ऑफ बिजनेस कोरोस्पोंडेंट। अगर बिजनेस कोरोस्पोंडेंट का एजेंट किसी बिजनेस कोरोस्पोंडेंट को ही कोई सर्विस देगा, तो फिर बिजनेस कोरोस्पोंडेंट लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज। सबसे मोस्ट एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ इस बार के, सिक्योरिटी सर्विसेज, क्योंकि सिक्योरिटी सर्विसेज के लिए बाय सिक्योरिटी पर्सनल ओनली रजिस्टर्ड पर्सन, यानी कि यहाँ ध्यान आपको देना पड़ेगा कि अगर सिक्योरिटी सर्विसेज को सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को देगा, ओनली रजिस्टर्ड, ध्यान रखना ये 3 कंडीशन आपको देखनी पड़ेगी। अगर सिक्योरिटी सर्विसेज रजिस्टर्ड पर्सन को, केवल और केवल रजिस्टर्ड पर्सन को सर्विस देगा, तो रिवर्स चार्ज में रजिस्टर्ड पर्सन आर लायबल टू पे टैक्स। अब मैंने आपको नोट्स में लिखा है क्या, 4 एक्सेप्शंस के लिए, एक्सेप्शन है इसके कुछ,
एक्सेप्शन का मतलब क्या है कि जहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब है जहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल ही लायबल होगा टैक्स को पे करने के लिए, या और कोई एक्सेप्शन में मैं अभी कवर करने वाला हूँ। तो सी माई यूट्यूब क्लिप, यानी कि ये जो आज की वीडियोज़ है मैंने इसलिए लिखा था क्योंकि मैं इसके अंदर कवर करना चाहता हूँ। तो अगर आप पेंसिल्स या फिर नोट्स लिख के बैठे हैं, आप उसके राइट डाउन कर लीजिए आप उस साइड में, या फिर आपके कोई भी आपके पास स्टिकी नोट्स होंगे तो आप उसको अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे। तो एक्सेप्शन में मैं पहला एक्सेप्शन लिख रहा हूँ, आप राइट डाउन कर सकते हैं उसको। पहला एक्सेप्शन ये है, तो मैंने आपको क्या क्या बोला है कि अगर मैंने आपको ये बात बोली है कि अगर सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी सर्विस देगा सिर्फ रजिस्टर्ड पर्सन को तब रिवर्स चार्ज लगेगा। अगर, अब ध्यान रखना, पहला एक्सेप्शन इसका ये है कि अगर सिक्योरिटी पर्सनल ना हो करके अगर कोई बॉडी कॉर्पोरेट या फिर पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी अगर वो सिक्योरिटी सर्विसेज देती है किसी रजिस्टर्ड पर्सन को, यानी कि प्रोवाइडर ही चेंज हो गया, तो उस केस में फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, यानी कि वहाँ पे बॉडी कॉर्पोरेट और पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एलएलपी लायबल हो जाएगी जीएसटी को पे करने के लिए। पहला इसका एक्सेप्शन ये है जहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो रहा है। दूसरी बात यहाँ पे ये आती है कि ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, कि अगर सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी सर्विस देता है किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को, तो दूसरा एक्सेप्शन आ गया कि वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल अगर अनरजिस्टर्ड पर्सन को सिक्योरिटी सर्विस देता है तो वहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल होगा, वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल लायबल टू पे जीएसटी। तीसरा एक्सेप्शन ये है कि अगर सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी सर्विसेज किसी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट को या उसकी एजेंसीज को या सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या लोकल अथॉरिटीज़ को कोई सर्विस दे रहा है जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो उस केस में फिर सिक्योरिटी पर्सनल ही फॉरवर्ड चार्ज में जीएसटी पे करेगा। और लास्ट इसका एक्सेप्शन ये है कि अगर सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी सर्विसेज किसी ऐसे पर्सन को दे रहा है जो कि जिसने सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 के अंदर स्कीम्स को अवेल किया है, यानी कि कॉम्पोजिशन स्कीम। अगर कोई पर्सन कॉम्पोजिशन स्कीम्स के अंदर अवेल की है और उस बंदे को सिक्योरिटी पर्सनल की सिक्योरिटी सर्विसेज सिक्योरिटी पर्सनल के द्वारा मिल रही है, तो उस केस में फिर फॉरवर्ड चार्ज में सिक्योरिटी पर्सनल लायबल टू पे जीएसटी अंडर रिवर्स चार्ज, अंडर फॉरवर्ड चार्ज। लेकिन इस बात का ध्यान रखना, तो 4 एक्सेप्शन मैंने आपको कवर करा दिए। पहला, प्रोवाइडर चेंज हो गया, बॉडी कॉर्पोरेट यहाँ पे इंक्लूडिंग मतलब जो हमारी बॉडी कॉर्पोरेट और फर्म है इंक्लूडिंग एलएलपी, या फिर आपका दूसरा है कि अगर यही सिक्योरिटी पर्सन सिक्योरिटी सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देता है तो आपका पास फॉरवर्ड चार्ज में एप्लीकेबल हो जाएगा। तो और तीसरा हमारे पास क्या है कि अगर सिक्योरिटी पर्सनल सिक्योरिटी सर्विस किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को देगा तो भी हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉरवर्ड चार्ज। और लास्ट, सिक्योरिटी पर्सनल अगर सिक्योरिटी सर्विसेज किसी ऐसे पर्सन को दे रहा है जो कि 10(1) के अंदर रजिस्टर्ड है, मतलब जिसने कॉम्पोजिशन स्कीम्स को अवेल करा है, तो ये 4 एक्सेप्शन है इसके जहाँ पे फॉरवर्ड चार्ज एप्लीकेबल हो जाता है। ठीक है, और लास्ट इसकी सर्विस है यहाँ पे 16 सर्विस हमारी, पर्सन लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, यानी कि जो पर्सन आपका लोकेटेड है इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी के अंदर, यानी कि जहाँ पे टैक्स नहीं लगता, ऐसा पर्सन जो लोकेटेड है इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, अगर वो OIDAR की सर्विस यानी कि ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल की सर्विस अगर दे रहा है किसी ऐसे पर्सन को जो कि अदर देन NTOR है। अब ये नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट कौन है? देखिए स्टूडेंट, आप जब CA फाइनल में पहुंचेंगे तो उसके अंदर आपको दिखेगा कि आपको IGST एक्ट भी पढ़ना होता है। अभी तो फिलहाल आपको CGST एक्ट एप्लीकेबल है, तो उसमें IGST एक्ट आपको एप्लीकेबल नहीं है। तो उस केस में क्या है, आपको यहाँ ध्यान क्या रखना पड़ेगा कि जब आप ये देखेंगे कि पर्सन लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी अगर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन डेटाबेस एक्सेस रिट्रीवल की सर्विसेज दे रहा है किसको, पर्सन अदर देन NTOR। अब ये नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट कौन होते हैं? ये वो होते हैं जो कि सेक्शन 14 ऑफ IGST एक्ट के अंदर डिफाइंड है। यानी कि जो सेक्शन 14 है हमारे पास जो IGST एक्ट का है, उसके अंदर ये बोला गया है कि कोई भी इंडिविजुअल या HUF या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या डिपार्टमेंटल ऑफ गवर्नमेंट एजेंसी, ये जो कि अनरजिस्टर्ड पर्सन होंगे वो सेक्शन 14 के हिसाब से नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपेंट कहलाएंगे। क्या बोला मैंने? इंडिविजुअल, HUF या फिर डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट जो कि अनरजिस्टर्ड है, दे आर कॉल्ड एज नॉन टैक्सेबल ऑनलाइन रिसिपिएंट। और अगर अदर देन नॉन टैक्सेबल NTOR है और उस पर्सन को कोई OIDAR की सर्विस मिल रही है बाय द पर्सन लोकेटेड इन द नॉन टैक्सेबल टेरिटरी, तो उस केस में रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल हो जाएगा। यहाँ पे पर्सन लायबल होगा GST को पे करने के लिए। अब किसी भी स्टूडेंट्स को अगर फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज में प्रॉब्लम है तो मैं आपको एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूं कि फॉरवर्ड चार्ज और रिवर्स चार्ज का सिर्फ इतना सा फर्क है कि रिवर्स चार्ज का मतलब तो तुम्हें बताइए रिसिपिएंट आर लायबल टू पे टैक्स, और फॉरवर्ड चार्ज का मतलब जहां पे सप्लायर ही इज लायबल टू पे टैक्स होगा। ये आपको ध्यान रखना है।
ये हमारे पास सेक्शन 9 सब सेक्शन 3 की जो सर्विसेज नोटिफाइड अंडर रिवर्स चार्ज थी मैंने आपको आज कंप्लीट करा दी हैं। होप आप इसको बहुत अच्छे तरीके से करें और आपको सारी याद भी होगी मैंने आपको स्टोरी भी दे दी है, सारी सर्विसेज आपको बता दी हैं। मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप मेरे अगर वीडियोस को अगर आपको अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ एटलीस्ट उस पर कमेंट्स उसी वीडियोस के कमेंट्स बॉक्स में आप डाल दें। एटलीस्ट उससे क्या होगा कि मैं अपने जितने भी एफर्ट्स होंगे मैं ज़्यादा हाई एफर्ट्स कर सकता हूँ, मैं अपनी मोटिवेटेड हो सकता हूँ आपसे। और प्लीज़ मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आ रही है, सर आपके पढ़ाने का स्टाइल अच्छा है, तो मैं उनसे स्टूडेंट्स से कहूँगा कि ये मेरा एक आप लोगों का प्यार है जो आप एटलीस्ट इतनी चीज़ें मुझे दो। क्योंकि देखो मैं सबसे पहले आपको बता दूँ, मैंने किसी भी स्टूडेंट से कॉमर्शियल तरीके से भी कोई ट्रांजेक्शन नहीं किया है और ना मैं इन फ्यूचर करूँगा, ठीक है। तो आप बस इतना सा है कि आप मेरे चैनल के साथ बने रहें और साथ में मेरी वीडियोस को फॉलो करें, तो आपके कंसेप्ट में बहुत अच्छा खासी ग्रिप बन जाएगी आपको। तो आज के लिए मैं इतना ही करता हूँ और आने वाली वीडियोस को मैं आपको बता दूंगा। मैं जब मैं आपको वीडियोस दूंगा तो मैं आपको व्हाट्सअप सी इंटर ग्रुप का जो मेरा हमारा ग्रुप है उसके अंदर मैं आपको नोटिफाई कर दूंगा। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक्स स्टूडेंट्स।